अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 स्टार्ट कर दिया जी हमने कैफ 1 का। कितने बजे क्लास टाइम स्टार्ट है? तो फिर तो कर सकते हैं ना स्टार्ट। चलो जी, नहीं अब मैं टाइम पे आने लग गया ना थोड़ा थोड़ा जी। क्वेश्चन ये होमवर्क में थे आपके 28 मैंने करवाया था, 29, 30, 31, 32 ये होमवर्क में दिए थे। इनके सॉल्यूशंस भी थे, ऐसा ही है। 33 भी होमवर्क में दिया था लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं था। तो 32 तक कोई मसला है तो बताएं जी। है कोई मसला? हो गए थे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मुश्किल लगा? स्ट्रेट लाइन को तैयार किया हुआ था अच्छे तरीके से। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जहां पे फर्क आया वो हमने देख लिया। ठीक है, चलो एक सवाल अब और भी ये कर लेते हैं ताकि मजीद तसल्ली हो जाए, फिर हम इसके डिस्पोजल पे मूव करते हैं और कोशिश करते हैं कि आखिर में कोई आधा घंटा बच जाए जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ एसेट्स को शुरू कर लें इंशाल्लाह। तो मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप संडे में उसको खूब जो है वो उसको टाइम दे सकें। उसके बाद फिर मंडे को जाहिर है जो सवाल होमवर्क में होंगे आपको करवाने तो होते ही। जब तक आपकी तसल्ली, जब तक किसी चीज़ की तसल्ली मेरी नहीं हो जाती होती मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन थोड़ी सी अप्रोच इस तरह की होती ज़रूर है कि आपको थोड़ा मैं फ्रंट फुट पे रखता हूँ कि आपको थोड़ा काम एक स्टेप आगे का दे देता हूँ कि आप एफर्ट करो, कोई वैल्यू ऐड हो। बाकी ये कभी भी ना समझना टेस्ट मुश्किल आ गया है तो बस वो टेस्ट था, उसको हम बहुत टाइम देते हैं, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। मैं प्लान बताता हूँ आपको कैसे आप इसके साथ टैकल कैसे कर सकते थे, इसको कैसे फाइट करनी थी, वो सब बताया जाता है। लेकिन थोड़ा सा आप एक कदम आगे चल रहे होते हैं, उससे परेशान नहीं होना। असल में वही आपकी लर्निंग है। मैं आपको 100 सवाल क्लास में करवाऊँ, आपको सारे समझ आ जाएंगे। पर्चे में 101वां आना है तो वो तो 100 जैसा नहीं होगा, मिलता जुलता चीज़ें उसमें मिलती जुलती होंगी लेकिन बहरहाल वो तो अनसीन सवाल होगा। तो उसकी तैयारी कैसे होगी? उसकी तैयारी ऐसे ही होगी कि आपको थोड़ा सा मैं अक्सर जो है वो पुश करता रहूँगा। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स समझा दूंगा होता क्या है, लेकिन प्रॉपर सवाल कहूँगा ज़रा करके आना। अब वो मैंने अगले दिन करवाना ही है। ये मेरा डबल टाइम लग रहा होता है। एक बार मैं चीज़ को डिस्कस करके भेजता हूँ, अगली बार उसी को करवा रहा होता हूँ, लेकिन आपका इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। ठीक है ना? सही है। चले अभी तो शुरू है, अभी तो वैसे इब्तिदाई इश्क है जी। कौन सा सवाल है जो अब मैंने आपको करवाना है? 33। चले जी, रिक्वायरमेंट एसेट अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट अलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, और डिस्पोजल नहीं है इसके अंदर, तो बना लेते हैं जी अकाउंट्स। ज़रा दोबारा हाथ खड़े करें वो बच्चे जिनका आज दूसरा दिन है, और अब हाथ नीचे कर लें। तीनों लेक्चर दे लिए हैं। चलो कुछ तो हैं जिन्होंने ले लिए हैं लेक्चर्स। चलें जी, एसेट अकाउंट क्वेश्चन नंबर, सुस्त लग रहे हैं आज आप लोग। पेज नंबर 150, सुस्ती लग रही है आप। मैंने सुस्त होना ज़रूर था, वीकेंड भी है, क्लास का आखिरी क्लास भी है दिन की, लेकिन वो मेरी आखिरी रही नहीं ना। मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है FAR 2 की ना, थोड़ी सी छोटी सी, तो इसलिए मैं तो अब फ्रेश हूँ। तो आप समझ लें वो आपकी क्लास है, आप भी फ्रेश हो जाएंगे। एसेट अकाउंट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 1000 में करेंगे तो फिर तो जगह बचाई जा सकती है जी। आई जा रहे हैं बच्चे, आई जा रहे हैं जी। रुपीज इन 1000 ऊपर लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? ये इधर ये लिखा हुआ है। हाँ, दिल की आंख से देखो, मतलब आप लोग लिख लो। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा। 1000 में करूंगा सवाल, लिख लेना। ओके जी। 1 जनवरी 2016 पर ओपनिंग एसेट अकाउंट का 250 है और अक्यूमुलेशन अकाउंट का 183 है। तो 1 जनवरी 2016 है ना, कितना जी? 250 और 1116 1 तुसी। अब इस अकाउंट को अलग देखते ही जो पहला ख्याल आपके दिल में आता है वो क्या होता है? एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा है, क्योंकि ये अकाउंट वजूद में ही कब आता है? जब डेप्रीकिएशन की एंट्री आप करते हैं। डेप्रीकिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीकिएशन क्रेडिट, यानी कि डेप्रीसिएशन की एंट्री एसेट में डायरेक्ट पड़ती नहीं है। एसेट के अंदर होने वाली कमी एसेट को कम
नहीं करती तो एसिड जिस कॉस्ट पे आया था उसी कॉस्ट पे पड़ा होता है। इसलिए कहा जाता है जब ये अकाउंट अलग देखो तो समझ जाओ अकल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं कि ये एसिड किस पे पड़ा है, कॉस्ट पे। सही हो गया। नेक्स्ट जल्दी जल्दी करें यार। क्या एडिशन टुक प्लेस 40-90 1/4/2016 पर एसिड डेबिट 40 से कैश क्रेडिट डन जी। तो ये पहला एडिशन आ गया 1/4/16। दूसरा कितने का है जी? 90 का। 90 अच्छा 70। ओ नेक्स्ट ईयर में 2 साल में करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, बस कहानी खत्म होगी। इसका मतलब डिस्पोजल तो इसमें है नहीं। अब क्या रह गया? तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड, थोड़ा चलो हो जाएगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 ऑन ओपनिंग। और अभी कोई डिस्पोजल नहीं है सवाल में, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको कहा था, फॉर्मूला लिखवाया था। मैंने कहा था यार पुराना जो फॉर्मूला होता था, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो हम कॉस्ट लेते थे ओपनिंग एसिड्स की 250, ठीक है। ओपनिंग कॉस्ट ऑल की लेनी है तो लेजर के अंदर ओपनिंग को उठाओ तो वो सब एसिड उसी में पड़े हुए थे, ठीक है, और उस पर लगा दिया करते थे हम रेट। लेकिन चूंकि हमारे सवाल के अंदर डेप्रिसिएशन मेथड क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस या WDV, इसलिए ये अब फॉर्मूला जो मैंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है सही नहीं रहा। क्योंकि ओपनिंग एसिड्स का मतलब ही क्या है, वो एसिड्स जो पिछले साल के क्लोजिंग में पड़े थे ये वो ओपनिंग बने हैं। तो जो पिछले साल में पड़े थे ये उनका पहला साल तो नहीं हो सकता। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर सिर्फ पहले साल में रेट कॉस्ट पर लग सकता है, सब्सीक्वेंट ईयर्स में तो आपको लेटेस्ट बुक वैल्यू चाहिए होती है। ओपनिंग बुक वैल्यू जिस साल में डेप्रिसिएट करने लगो उस साल की ओपनिंग बुक वैल्यू को पकड़ के डेप्रिसिएट करते हो, ऐसे ही है। तो इसका मतलब यहां पर जो कल चेंज देखी थी वो क्या देखी थी कि यहां पर ओपनिंग कॉस्ट की बजाय, तो स्ट्रेट लाइन मेथड मजबूत है तो रिड्यूसिंग बैलेंस कोई मसला नहीं करेगा। इसीलिए मैंने स्ट्रेट लाइन के डिस्पोजल के ऊपर कल 2 दिन लगा दिए थे। और रिड्यूसिंग बैलेंस पे आज शायद 2 सवाल भी करें तो आप कहेंगे सर बस कर दें, अब बहुत हो गई, कुछ और पढ़ाएं, बोर हो रहे हैं। तो फर्क कम चीजें याद रखते हैं ना, फर्क देख ले दोनों के अंदर कहां पे है, बस उसमें मसला नहीं है। कोई 2 डिफरेंट चीजें हैं ही नहीं, एक ही चीज है। एसेट अकाउंट बना रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, बस मेथड बदला है। तो यार 1-2 चीजों का इनका ध्यान रख लेना बस, और कुछ भी नहीं। ओके, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल चाहिए। और ओपनिंग बुक वैल्यू हमें कहां से मिलेगी? बुक वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अब ये बुक वैल्यू का फॉर्मूला है, जिस दिन मर्जी खड़े होकर लगा दो। साल के पहले दिन बुक वैल्यू चाहिए तो कॉस्ट में से साल के पहले दिन तक की डेप्रीसिएशन माइनस कर दो। साल के दरमियान में किसी दिन बुक वैल्यू चाहिए तो उस दिन कॉस्ट में से उस दिन तक की एक्यूमुलेशन माइनस कर दो। कॉस्ट तो सारी जिंदगी एक ही रहती है ना। तो बोलो कॉस्ट का मतलब क्या है? जितने का वो एसेट खरीदा था, जब खरीदा था, वो कॉस्ट सारी जिंदगी एसेट की वही रहनी है, ठीक है। तो बुक वैल्यू ईयर एंड के ऊपर निकालनी है तो कॉस्ट में से ईयर, जिस दिन ईयर एंड पे खड़े हो उस दिन तक की एक्यूमुलेशन माइनस कर दो, ठीक है। अब हमें बुक वैल्यू किस दिन चाहिए? साल के पहले दिन, साल के पहले दिन, ठीक है, क्योंकि उस बुक वैल्यू को लेकर हमने फिर आगे डेप्रिशिएट करना है ना, ठीक है। जैसे ये सवाल हमने यहां पर कहां पर किया था, ये किया था ना ये। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल रेट किस पे लग रहा था? कॉस्ट पे। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर सिर्फ पहला साल कॉस्ट थी, उसके बाद ये 16 की डेप्रिसिएशन निकल आई। अब जब 17 की डेप्रिसिएशन निकालनी थी तो 16 के एंड वाली बुक वैल्यू पकड़ी, यानी 17 के स्टार्ट वाली कह ले, और उस पर रेट लगाया। और फिर 18 की डेप्रिसिएशन के लिए 17 की क्लोजिंग बुक वैल्यू या 18 की ओपनिंग बुक वैल्यू पकड़ी और उस पर रेट लगाया। फिर 19 की डेप्रिसिएशन के लिए 19 की ओपनिंग बुक वैल्यू पकड़ी। तो इसीलिए यहां पर भी ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ओपनिंग बुक वैल्यू हमें चाहिए होती है। कॉस्ट के साथ तो मैंने ये याद करवाने के लिए ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल लिखा था, वरना जरूरत नहीं थी। कॉस्ट तो कॉस्ट ही रहती है हमेशा, ठीक है, लेकिन याद हो जाए इसलिए मैंने ओपनिंग लिखा था। खैर यहां पर तो जरूरी है, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो कौन सा सवाल चल रहा है? ये अच्छा जी। तो ओपनिंग बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे जी? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट्स, ठीक है। तो यहां से निकल आएगी हमारे पास ओपनिंग
बुक वैल्यू ऑफ ऑल। तो इतना ही बस लिख दें ऐसे। ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, इनको वैसे माइनस करें तो कितना बनता है? ये 70 रुपए आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन 70 इंटू 10 दिखाना जरूर है, ठीक है ना। बहरहाल बेहतर तो यही है, आपको भी याद होता रहे, ठीक है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू कैसे निकली? ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, इनटू 20%। जी, उसके बाद ऑन एडिशन, एक ही एडिशन है, एडिशन एक है फिलहाल इस साल में तो 20%। अब देखो पहले साल में रेट ने किस पे लगना होता है? कॉस्ट पे, क्योंकि इस साल तो भाई यही है ना ओपनिंग में हमारे पास पड़ी हुई चीज। बुक वैल्यू कहां से लाएं? कॉस्ट ही बुक वैल्यू है समझो, ठीक है जी। इंटू 9/12 करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस साल पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ। 6 ओके, बस डिस्पोजल नहीं है तो खामखा लिख कर डैश डालकर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। 20 की डेप्रिसिएशन की एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit, ठीक है जी। तो 31 दिसंबर 2016 पर कैरी डाउन आ गया 290 और 31 दिसंबर 16 पर कैरी डाउन आ गया 200। ये बैलेंसिंग फिगर निकालिए, मैं अब लिख नहीं रहा। डन जी। अगला साल आया तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हाँ, मोबाइल वाले भाई पहला काम ना दूसरे साल के अंदर क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस को पिछले साल के ओपनिंग बनाएंगे, ठीक है। फिर मोबाइल के साथ खेल लेंगे बेशक। 1 जनवरी 2017 ब्रॉड डाउन 290। अब मैं उधर देखूंगा तो फिर रुक जाना है, फिर मैं इधर देखूंगा तो फिर खेल लेना है, ठीक है। 1 जनवरी 17 ब्रॉड डाउन 200, रुक जाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट दूसरा एडिशन है 1 जून 17 पे 90 रुपए का एंट्री बोलो, ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट 90 से। 1 जून 17, कोई डिस्पोजल नहीं है, इतना आसान सवाल है, कहाँ जाएं, इतना आसान सवाल है जी। अब कर लेंगे, चलें एंड पर, बैलेंसिंग एक ही बार करते होते हैं हम, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं पहले अब जी। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए तो फॉर द ईयर एंडेड, इसी वर्किंग को एक्सटेंड कर लेते हैं 31 दिसंबर 2017। तो सबसे पहले ओपनिंग एसेट्स की डेप्शन चाहिए। अब ओपनिंग एसेट्स की डेप्शन निकालनी है, मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो कॉस्ट से काम नहीं चलेगा, बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और बुक वैल्यू के लिए सवाल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लेजर्स में ओपनिंग कॉस्ट भी नज़र आ रही है 290, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी नज़र आ रही है 200, डेट यही उठानी है बस, ठीक है। तो ओपनिंग ऑन ओपनिंग, बस अब अंग्रेजी नहीं लिख रहा, डायरेक्ट करो यहाँ पे, 290 माइनस 200 इंटू 18 आ गया। कोई एडिशन है? इज है ऑन एडिशंस जी। कॉस्ट है एडिशन की 90, इसी पर रेट लगेगा, पहला साल है, और 7/12। सर तंग हो रहे हैं, बस करें, अब कर रहा हूँ बस 10 पॉइंट, और फिर अभी नई चीज़ आएगी इंशाल्लाह, डिस्पोजल ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर इंशाल्लाह आप उसको तेज़ी से अच्छे तरीके से करेंगे। मैं एक सवाल करूंगा, फिर एक सवाल आप मुझे करके दिखाएंगे, फिर मैं उसको आपके लिए करूंगा, उसके बाद मेरी तसल्ली हो गई तो ठीक, वरना एक सवाल आप और मुझे करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो इतने छोटे छोटे सवाल होते हैं, हम एक्सचेंज के लिए टाइम निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि संडे पे आप खूब सारा काम कर सकें, आप बोर किसी वक्त ना हो, आपको संडे के दिन मैं भूल ना पाऊँ, ठीक है ना। तो अगर रोज़ाना रमज़ान पैकेज में आधे से पौने घंटे का होमवर्क चल रहा है, तो संडे के ऊपर ये तकरीबन 1.5 घंटे का तो बनता है ना, पूरा वीकेंड है, आप में रेस्ट करना है, तो फिर ठीक है, क्लास का टाइम भी बचना है, आने जाने का टाइम भी बचना है, तो वो पढ़ाई में लगाएंगे। पास होने वाले बच्चे ही वो होते हैं सीए के अंदर जो वीकेंड पे बैठ के सारे वीक को पढ़ते हैं। तो अगर आप 1.5 घंटा हर हफ्ते के अंदर हर दिन दे रहे हैं एक सब्जेक्ट को, तो वीकेंड पे उस सब्जेक्ट को 3 घंटे देने चाहिए आपको। मैं क्या ज़रा बताता रहूँ जी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट,
ठीक है जी, वर्किंग नंबर 1 ही चल रही है 31 दिसंबर 17 पर। और ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया 380 और क्लोजिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आ गया 228.5। अब एक्सट्रैक्ट्स में क्या बनाऊँ, बना लीजिएगा, इतना आसान। 2 साल के लिए बनाने एक्सट्रैक्ट्स, पहले कभी बनाए हैं 2 साल के इकट्ठे? चलो एक बार फिर बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है या पीएनएल लिखा हुआ है? इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ठीक है, मैंने वही लिखा। रिक्वायरमेंट में जो लफ्ज लिखा वही इस्तेमाल करना है, ठीक है। 2 साल्स हैं, कौन कौन से 2 साल्स हैं? 16 और 17। तो पहले क्या लिख लें और फिर 16। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 200 पहले साल का और 228 दूसरे साल। क्या हुआ? ये तो एज ऑन है और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनती है। इस लेजर में से फॉर द ईयर वाली फिगर मुझे बताएं। ये है ना 180 है असल में, तो वो भी एज ऑन है। ये 1 जनवरी 16 तक की डेप्रिसिएशन इस दिन तक की है और ये 16 वाले साल की है फॉर द ईयर, और ये 16 के एंड पे एज ऑन है। तो फॉर द ईयर फिगर इस लेजर से मिल जाया करती है, वो ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो फॉर द ईयर एक्सपेंस क्या है जी? 16 का 20 और 17 का, ठीक है। माइनस का साइन करना है कर दो, नहीं भी चलेगा, डेप्रिसिएशन लिखा तो हुआ है, एक्सपेंस ही तो होता है। उसके बाद बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स अगर बनाएं तो ये नॉन करंट एसेट्स का आइटम है पीपीई, तो हेडिंग लाजमी लिखा करें। अभी से आदत रहे आपकी, एक्सट्रैक्ट्स के अंदर आप लिखा करें ये किस हेड में जा रहा है। जैसे अब गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट ग्रांट को लायबिलिटी के तौर पे हम रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाते हैं, वैसे ही बता रहा हूँ ज़रा। तो वो जो ग्रांट होती है उसका कुछ हिस्सा करंट और कुछ नॉन करंट में आना होता है। तो आदत अभी से हो कि जो चीज़ प्रेजेंट करनी है बैलेंस शीट में उसके ऊपर आपने बताना है कि वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है वो चीज़, नॉन करंट एसेट के इलाके की है या नॉन करंट लायबिलिटी के कस्बे की है या करंट एसेट के शहर में बसती है। ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या मॉडल जी? एसेट ही है नाम अभी तक, थोड़े बड़े हो जाएं जी। एसेट 2016 के अंदर 290 की कॉस्ट में से 200 की डेप्रिसिएशन माइनस करके 90 रुपए की बुक वैल्यू शो करेगा। मैंने बुक वैल्यू अब डायरेक्ट लिख दी। थोड़ा बड़े हो ना, अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े ना, अब क्या वही बचपन वाला काम कर ही जा रहे हैं आप लोग। पहले एसेट लेस डेप्रिसिएशन, इतना टाइम ज़ाया होता है। अगर वो कहे एक्सट्रैक्ट्स बनाओ बैलेंस शीट के अंदर 90 शो करना है, ये वर्किंग करके शो कर दो, पूरे नंबर है, तो वो 2 लफ्ज़ लिख कर अब टाइम ज़ाया नहीं करते, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता ही होता है ना, स्लोली स्लोली अब हम वो चीज़ें सीखा पूरा करेंगे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्वीनियंट वे की तरफ जाएंगे जिसमें नंबर ना कटें, पूरे नंबर मिलें। आई कैप तो लेजर ही नहीं बनाता, कोई वर्किंग हो, अगर मिसाल को कोई चीज़ मांगे ना तो लेजर नहीं बनाता, वो ब्रैकेट में ही बना देता है लेजर, सारा ब्रैकेट में वर्किंग हुई होती है। लेकिन हम नहीं करेंगे, जहाँ तक शॉर्टकट होगा करवाऊंगा, जो लॉजिकली समझ आता रहे और ईजी रहे जी। और 17 के अंदर क्लोजिंग 380 माइनस 228.5, तो 380 माइनस 228.5 152.5 151.5। अच्छा जी, ये लें जी एक्सट्रैक्ट्स। तो अच्छा हो गया एक्सट्रैक्ट्स बना लिया आज, थोड़ा एसिड को शॉर्टकट तरीके से भी देख लिया हमने कैसे प्रेजेंट कर। नोट पे भी जाना है अभी हमने। नोट पे सबसे अहम स्टैंडर्ड है IS 16 जी बेटा। एसी का भाई ऊपर करा दें, वो हवादान एसी की खिड़की ऊपर करा दें। रोजे में तो वैसे सीधी हवा लग गई, बंदा कहता है लगन दो, ए लग लवे प्यास ना लगे, है ना। करवा दें भाई ऊपर जल्दी से। अच्छा जी, चलें जी, अब वो आ गया है जिसका आपको इंतजार था, डिस्पोजल अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो हेड इंग बना लें, हेड इंग बना लें।
ये क्या, ये सवाल हमने कर लिया? अच्छा इसमें डिस्पोजल नहीं था, है लेकिन स्ट्रेट लाइन वाला था। ओ कौन सा 34वां? वो FAR1 सारी बच्चों वाला सब्जेक्ट है यार, तुम्हें किसने कहा मुश्किल है? पता नहीं किससे ऐसे सुन गया। पास होने वालों से मिला करो, फेल होने वाले सीनियर से ना मिला करो। बहुत आसान सब्जेक्ट है, हलवा है हलवा। आधा मसला तो उस वक्त हल हो जाता है जब आप उसको कहते हैं कि आसान है, ठीक है ना। बाकी जो मेहनत है वो तो करनी है, वो अपनी 100% करेंगे, बाकी नतीजा तो वैसे भी अल्लाह के हाथ में। अपनी गुंजाइश ना छोड़े, छुट्टी नहीं करनी, बस टेस्ट नहीं छोड़ना, जैसे कहा जाए वैसे करते रहना है, अपनी मेहनत पूरी करें, नतीजा अल्लाह पे छोड़े और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। कितने दिन रह गए पेपर्स में? 164 कोई कह रहा है, कोई 1 कह रहा है। अभी तक आपको यही नहीं पता कि पेपर्स कब होने हैं, आप कैसे मेहनत करेंगे? आपको तो मंजिल का ही नहीं पता जहाँ पे आपने पहुँचना है जी। आप क्या सफ़र तय करेंगे? तो आज इस संडे में बैठ के हिसाब लगा लें कितने दिन पड़े हैं, कितने घंटे बनते हैं उसके, कितने उसमें से मैंने सोने और कितने मैंने आने जाने में लगाने, और कितने घंटे में ज़ाया कर सकता हूँ खेल कूद में। करें ज़रूर, लेकिन लिमिटेड टाइम हो, पता हो कि रोज़ाना अगर मैं 2 घंटे खेलूँगा तो ठीक है, और अगर मैं 2 घंटे खेलने के बाद 2 घंटे उस पर तबसरा भी करूँ बैठ के वहाँ पे, और उसके बाद 2 घंटे अगले दिन की प्लानिंग करूँ, तो 6 घंटे खेलना मुनासिब नहीं होगा। तो बेहतर है कि लिमिटेड टाइम पता हो आपका कितना आपके पास, उस हिसाब से चले। जी बच्चों, हेडिंग तो बन गई होगी, तुझे चुप कीता ही नहीं है ना जी। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स यूजिंग या अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चलें जी, सवाल को पढ़ें और सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ें। IS 16 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से मैं कह सकता हूं अराउंड 30 नंबर का सवाल आता है। अब एक 30 का नहीं होता, एक तो इसका अपना होता है 15 से 20 नंबर का, और एक ये आलू हर सब्जी में पड़ा होता है। तो वहाँ पे भी हर सब्जी के अंदर अगर इसके आप हर सब्जी 10-10 नंबर की आई हो, उसमें 2-2 नंबर तो इस आलू के भी पड़े ही होने। तो वो मिला जुला के वो 30 के आसपास 35 तक किसी पर्चे को उठा के देखना ना, पूरे पर्चे को, उसके अंदर इसका अपना सवाल और हर सवाल में इसकी एडजस्टमेंट को जब आप टोटल करोगे तो आप पता लगेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और मार के इसको हम दे सकते हैं 21-22 दिन, बस ज़्यादा लगा भी नहीं सकते, और भी पढ़ना होता है सारा कुछ है जी। तो बहुत बहुत टफ हालात है जी। रिक्वायरमेंट है एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। तो पहले ये अकाउंट ओपन करेंगे, गौर करते हैं ये तरतीब पहले दिन से एक रखी हुई है। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर लेते हैं, फिर सवाल पढ़ते हुए करते जाते हैं। तो ये नहीं कि बेसिक सवालों में ऐसे है, हमेशा ही ऐसे रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो एसेट अकाउंट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 34, पेज नंबर 60, 56। हाँ बस ऐसे बोलना है 50 की मुझे 60 लगे, ये आप लोगों का टारगेट है, ठीक है। हाँ शर्म नहीं आ रही अब इस बात के ऊपर सबको? एसेट अकाउंट, एसेट ही है ना, एसेट का नाम तो कोई नहीं है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक ही साल के। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है जी। डिस्पोजल, या अल्लाह कभी तो गेंद भी दे दे हमें। अब तो आप उदास हो गए होंगे, कभी गेंद भी आया? किसी होमवर्क के सवाल में आया? होमवर्क में भी नहीं आया। ओ सच्चा पीटी, सच्चा पीटी जी। ओपनिंग यकम जनवरी 11 पर रहमत की किताबों में 900 और 200 एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्ट नजर आ रहा है। यकम जनवरी 12, ऊपर ₹1000 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, अगर नजर आ रहा है। अब मुझे भी नजर आना चाहिए आप लोगों के रजिस्टर्स में, और मैंने तो देखना है तो सचमुच वाला नजर आना चाहिए, ठीक है। आदत बनाएं अपनी जी। कितना था? 900।
चूहे वाला 900 चूहे खा के वो वाला। यकम जनवरी 12 200। नेक्स्ट एडिशंस ऑफ 90,000 इज मेड ऑन, उधर एडिशन है इधर इज है, अजीब अंग्रेजी है यार, है एडिशन ही कर दें फिर, है वरना अंग्रेजी तो सही लिख लेते हैं, आप लोग भी कमाल करते हो। एडिशन ऑफ 90 इज मेड ऑन यकम अगस्त 12 और फर्दर एक एसेट बिका, तो पहले एडिशन की एंट्री कर लें, ठीक है। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 1 अगस्त 12। बच्चों इनमें ये मैक्सिमम स्पीड पे मैंने करवाया, इससे ज़्यादा पे मैं नहीं करवा सकता और इससे कम भी नहीं हो सकती थी, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस इसकी तब पता लगेगी आपको जब आप कोई 16वें 17वें लेक्चर के अंदर पास पेपर के अंदर ICAP का नोट का सवाल कर रहे होंगे और उसमें ये एडजस्टमेंट्स इस तरह की जो चल रही होंगी, आपको इनमें मसला ही कोई नहीं हो रहा होगा। और अगर आप यहाँ पर उनको ज़रा तवज्जो नहीं देंगे तो वहाँ पर फिर आपको यूँ लगेगा कि नोट का सवाल मुश्किल है, हालांकि नोट के सवाल में तो कुछ भी नहीं होता, वो तो सिर्फ प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ठीक है। सो प्लीज़ बड़े ध्यान से इसको देखिएगा जी। इकट्ठी होती जा रही चीज़ें, बढ़ती जा रही हैं, देखें रिड्यूसिंग बैलेंस का डिस्पोजल आ रहा है, अब एक्सचेंज शुरू हो जाएगा, फिर चेंज इन एस्टीमेट आ जाएगा, फिर रीवैल्यूएशन शुरू हो जाएगी और फिर जाके हम नोट को करने के लिए तैयार होंगे। फिर जब नोट पे जाएंगे तो ये सारी एडजस्टमेंट्स इकट्ठी होकर एक सवाल में आया करेंगी, तो वहाँ पे मसला तब आएगा अगर ये अलग अलग सही से समझी हुई नहीं होगी। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तैयारी करना सही तरह से, ये सादा सही है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हुए आओ, तरतीब से चलते आओ, प्रैक्टिस करते आओ, कोई मसला नहीं है किसी भी टॉपिक के अंदर, ठीक है जी। डिस्पोजल फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 80 एज ऑन 1/4/9, 1/4/9 ये तो पुरानी बात है, परचेजिंग की डेट गिवन है, ठीक है। फर्दर एसेट कॉस्टिंग 80,000 ऑन 1/4/9 इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून हमारे साल में 12 फॉर 45,000 ओनली, रेट इज 10% रिड्यूसिंग बैलेंस। अब ये आज नई चीज़ है, आप जो इंट्रो में नहीं पढ़ के आए थे, ठीक है, डिस्पोजल और फिर अब रिड्यूसिंग बैलेंस में स्टेप्स वही रहने हैं, तरतीब सारी वही है, बस ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जहाँ जहाँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी है वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और कुछ भी चेंज नहीं है। देखो लेजर वैसे ही बने हुए हैं, लेजर सारे मैंने वैसे ही ओपन किए हैं, एंट्री सब वैसे ही, स्टेप्स सारे वैसे ही, ओके। चले अब स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द, मुझे याद नहीं रहा स्टेप यार, हाँ, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद मरहूम की कॉस्ट, मरहूम एसेट जो चला गया उसकी कॉस्ट को, यार रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी कॉस्ट से ही क्रेडिट करेंगे, बुक वैल्यू से करेंगे ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत। बुक वैल्यू पड़ी है यहां पे, जो बुक वैल्यू निकालें, यहां पे तो एसेट की कॉस्ट पड़ी है और WDV मेथड सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात हो रही है, कैलकुलेट कैसे करना है, उसकी पोस्टिंग डिसाइड करती है कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है या एसेट अकाउंट भी बुक वैल्यू पे है। दूसरा तो मैंने बनवाया ही नहीं आपको, वो इंशाल्लाह ट्यूसडे को, शायद ट्यूसडे को वो सवाल करवाऊंगा, होपफुली आपको एक करवाऊंगा, 2 होमवर्क में दूंगा और फिर उसके बाद वो यूज़ होंगे जाके एंड पे कैश फ्लो और NPO में, वैसे कोई यूज़ नहीं है उनका कि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनेगा। लेकिन बेटा एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे है या एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है, ये डिटरमिन करती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्री। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्री आपने की है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो फिर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, एसेट में कॉस्ट पड़ी हुई है और निकलेगी भी कॉस्ट। और अगर आपने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री, जर्नल एंट्री पास की है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो अब एसेट अकाउंट के अंदर कॉस्ट नहीं, बुक वैल्यू पड़ी है, तो डिस्पोजल के वक्त निकलेगी भी क्या चीज, बुक वैल्यू। अब मेरा सवाल आपसे, क्या ये एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है? कैसे पता? जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुआ अलग पड़ा है तो उसके लिए यही तो उसूल बनाया है कि ये किस पे पड़ा है। तो डेप्रिसिएशन मेथड का इससे क्या लेना देना? डिस्पोजल के पहले स्टेप में तो हमने एसेट को अपनी किताबों से डी रिकॉग्नाइज करना है, निकालना है। तो एसेट किताबों से निकलेगा उसी अमाउंट को लेकर जिस पे पड़ा है। तो एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट पे बन रहा है तो यहां पर इस एसेट, जाने वाले एसेट की क्या पड़ी हुई है,
कॉस्ट, तो फिर निकलेगी भी क्या चीज, कॉस्ट, तो इस पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, कितने से 80 है कॉस्ट, इसको क्रेडिट किया तो डेबिट, स्पीडें चेक की है सर, ये तो कोई बात नहीं, समझ नहीं आया ये क्या लिखा है आपने जल्दी में, है ना, हाँ लिखा है, जाओ कर लो जो करना, स्पीडें चेक करो आप मेरी, यहाँ तुम लोग ना पढ़ो, मैं तो स्पीड ने मारनी शुरू कर दी है, देखा जी। नेक्स्ट स्टेप 2 वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal, पता नहीं है, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज निकालनी पड़ेगी, वहां से निकाल के यहां पर फेंक देंगे फिर हम, ठीक है। तो इसके लिए अब वर्किंग नंबर 1 accumulated depreciation of disposal निकाल लेते हैं। ये तो बहुत आसान है, सबसे पहले देंगे इसकी हेडिंग, ले जी, इतना आसान काम है जी। कॉस्ट क्या जाने वाले एसेट की और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और ये कितना अरसा हमारे पास रहा, यकम कब कहाँ पे ये 1/4/9 को आया था, तो 9 वाले साल में 9 महीने, 10 वाले साल में पूरा साल, 11 में पूरा साल और 12 में 6 महीने, तो 6 और 9 कितना बना 15, यानी 2 साल और 3 साल और 3 महीने, मैंने जबानी किया, ऐसे ही है ना, 3.25 बनता है। तो ऐसे कर लो, परेशान क्यों होते हो, यकम अप्रैल 9 को आया था, तो 9/12 9 वाले साल में, फिर 10 वाले साल में, 11 वाले साल में, 12 वाले साल में, टोटल क्या आ गया, लो जी आंसर बताओ। कराई जा रहे हैं, होश ही कोई नहीं है। कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन का, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या हर साल डेप्रिसिएशन सेम आती है, कुछ शर्म आती है, कोई हया होती है, लेकिन आपको बताइए क्या होती है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर 1 साल की डेप्रिसिएशन निकाल के लाइफ से मल्टीप्लाई करें तो सारी जिंदगी की निकल आती है। रिड्यूसिंग बैलेंस में आपके मतलूबा नंबर पे यह सहूलत मुयस्सर नहीं है। तो बच्चों वो शॉर्टकट अब हमसे रूठ गया है, ठीक है। अब हमें डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर डिस्पोजल आए तो पहला फर्क अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मुझे ये ना कहना सर वो एक फॉर्मूला होता है वो लगा ले, कोई नहीं लगा रहे, ठीक है ना। कभी महीने के किसी दिन, कभी महीने किसी दिन बिक रहा होगा तो शॉर्टकट कभी एमसीक्यू के लिए बताना होगा तो आखिरी क्लास में बता दूंगा। मैं जैसे कह रहा हूँ फिलहाल वैसे ही है, ठीक है। और कोई दुनिया में कोई फिलहाल के लिए कोई दुनिया में और तरीका एग्जिस्ट नहीं करता। फर्क जानो और जियो ना, फिलहाल तो फर्क जान के जी रहे हैं। हमने सबसे पहले फर्क जाना, वो फर्क मिटा दिया, मैं भी लिखूंगा। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, ओपनिंग कॉस्ट से ओपनिंग बुक वैल्यू का सफर हमने तय किया, ठीक है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस में। अब अगला फर्क क्या जाना हमने कि अगर डिस्पोजल हो तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपके मतलूबा नंबर पे वो शॉर्टकट सहूलत वाला मयसर नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल्ड वर्किंग। कौन सी भला, ये वाली डबल स्टोरी वर्किंग, ठीक है। ये वर्किंग अब करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर डेट ऑफ परचेज से शुरू करेंगे और डेट ऑफ सेल तक आएंगे। देखो अब आगे निकल गए दादी जज्बाती होके जी। चलो जी ठीक है। कब खरीदा था भाई, कब खरीदा था, 1/4/9 को। ये देखो जी डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट, ऐसी शक्लें बनी हुई आपकी रिड्यूसिंग बैलेंस। किस दिन खरीदा, 1/4/9। और पहले साल में क्यों नहीं भाई, 9 महीने हैं। कॉस्ट कितनी है टू सी। उसके बाद 31 दिसंबर 9 आया, डेप्रीसिएशन 80 इंटू 10% इंटू 9/12 जी। आंसर बताएं एग्जैक्ट, ओ माय गॉड 74। फिर 31 दिसंबर 10, डेप्रीसिएशन 80 नहीं लेना, मैं भी यही कह रहा हूं, अच्छा सॉरी 74।
इंटू 10% इंटू 9 बटा नहीं करना, मैं भी यही कह रहा हूँ, तो 7.4। बुक वैल्यू 66.6। 31 दिसंबर 11। किस मुसीबत पर पड़ गए हैं ना, कितनी ज़िंदगी सुकून में थी स्ट्रेट लाइन में हम जब तक बसते थे, है ना। तो डेप्रीसिएशन 66, यार राउंड ना कर लें, बट ठीक है, मेरा अपना सवाल है, अपना सोल्यूशन है। किताब में कोई सोल्यूशन है नहीं है ना, और आपने को पहले होमवर्क में किया इसको नहीं किया ना, दिलेरी रखो। फिर क्या आंसर आया था? 7.4। राउंड डाउन कर लो, ओह राउंड डाउन करके 7 लिख लो, ठीक है। 7.4 को राउंड डाउन कर सकते हैं ना, राउंडिंग का पता है। ये भी सुन ही लो जरा, अगर 7.2 आता है तो आपने इसको राउंड करके 7 करना है, 7.4 तक आता है तो 7, अगर 7.5 आ जाए 8, 7.6 एंड सो ऑन, वो फिर क्या बनता है, यानी कि 0.5 या उससे ऊपर जाएगी फिगर तो राउंड अप होगी, वरना राउंड डाउन, ठीक है। ऐसे दिल कर रहा, राउंडिंग कर ले फुल जी। बुक वैल्यू 67, 67 का, और ये गलती नहीं है, इस पे नंबर नहीं कट जाते। 67 इंटू 10% 7, कहेंगे अब ये कैसे आया भाई, 6.7 को राउंड अप करके 7 कर दिया, ठीक है जी। बुक वैल्यू 60, ये बुक वैल्यू किस दिन की है? 31 दिसंबर 11 की, ठीक है। इसको मैं यकम जनवरी 12 भी कह सकता हूं, 31 दिसंबर 11 को यकम जनवरी 12 कहा जा सकता है। ये मैंने बाकी डेट्स नहीं लिखी, जरूरत है लिखने की, खैर है ना, माफी है ना। अच्छा जी, उसके बाद 12 का साल शुरू होता है और 12 के साल के आइन दरमियान में ये एसिड हमसे जुदा हो जाता है, तो इसका मतलब ये एसिड कब तक चला? 6 माह तो चला ना, मैंने पूछा कब तक चला? 30 जून, डेट बोले ना 30 जून 2000, तो यहां पे आज मैं लिखूंगा 30 जून 2012। ये पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि जो वर्किंग्स करते थे उसमें आखिरी साल इस तरह से नहीं होता था, एसिड साल के दौरान में चला गया। तो डेट ऑफ सेल लिखो, ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन लिखो, 60 इंटू 10% इंटू 6/12 इज इक्वल टू 3। आंसर इज 57। ये 57 क्या है जी? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ सेल। अच्छा, लेकिन हमें बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ सेल नहीं चाहिए, हमें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चाहिए। पैन होते प्रावो, हमें तो बुक वैल्यू नहीं चाहिए। तो अब क्या करें? कैलकुलेटर पकड़े 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 पकड़े, निकालें निकालें, बैगों से निकाल लें, फंगस लग चुकी है जी। इधर देखें, आज तक की डेप्रिसिएशन, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक कितनी डेप्रिसिएशन हुई है? 6 जमा 7 जमा 7 जमा 3 बराबर है 23, यही है। अच्छा, अब ये ना तरीका बिल्कुल ठीक है, समझ आती है? तो समझ आती है इसकी तरीका, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तरीका जो है ये थोड़ा लेंथी है। लेंथी इन द सेंस कि अगर आपकी ये एसिड आपका 10 साल पुराना हो तो आपको तो 10 डेप्रीसिएशन ऐड करनी पड़ जाएंगी। पर्चे में तो एक एक सेकंड कीमती है, मिनट तो बाद की बात है। तो कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे, कितना निकाला था ये 23 डायरेक्ट निकल आए, इस तरह से एडिशन ना करना पड़े। रेसिडुअल वैल्यू हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट। एक मिनट, एंड वाले भाई ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? थोड़ा छोटा लिखा गया भाई, इधर ग्लासेस वाले भाई, इधर भाई, इधर ऐसे वाले भाई, फिर भी यार थोड़ा सा बड़ा लिख के देता हूँ। बुक वैल्यू बराबर होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। अब इक्वेशन है, मैथमेटिक्स का रूल है, आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है।
अब मुझे बुक वैल्यू नहीं चाहिए, बुक वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। इक्वेशन है ना, 3 में से 2 चीजें पड़ी हो तो तीसरी निकल सकती है। इस इक्वेशन में 3 चीजें आ रही हैं, पीवी, कॉस्ट, एक्डेप, ठीक है। तो मेरे पास कॉस्ट भी अवेलेबल है, बुक वैल्यू भी अवेलेबल है, अक्यूमुलेशन बैलेंसिंग निकल सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी सवाल बहुत लेंथी हो जाता है, तो टाइम बचाने के लिए ये नहीं कि अंग्रेजी लिखकर फिर नीचे निकालेंगे, यही नीचे लिख दिया करेंगे एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। लेकिन फिलहाल तो सिखा रहा हूं ना, तो हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। इसको इधर ले जाओ, माइनस वाला उधर प्लस हो जाएगा, उसको इधर ले आओ। इतनी को मैथ आती है? अच्छा चलो शुक्र है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्या किया करेंगे, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू। ये तो इंट्रो में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं भी पढ़ा तो हम पढ़ लिया ना। अच्छा, अब कॉस्ट 80 है, बुक वैल्यू तो आंसर क्या आ गया 23। तो ये काम किया करेंगे, वही 23 आया, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं अंग्रेजी लिखकर यहाँ, बल्कि हम नीचे बस एक स्टेप और डाला करेंगे। जब यहाँ पे पहुँचा करेंगे ना, यहाँ पे आके हम यूँ लिखा करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80 माइनस 57 23। बस ये नहीं करने बैठ जाना अंग्रेजियाँ लिखकर, टाइम ज़ाया होता है। ओके, तो सिर्फ समझाने के लिए था आपको, आपने अपनी वर्किंग में ये ऐसे लिख लेना है, और आपने इसको बस समझने के लिए अगर पहली बार लिख भी लिया तो बाद में नहीं लिखना, बस पता होना चाहिए आपको कि ये इक्वेशन इस तरह से रीअरेंज होती है। जी सारी वर्किंग कर लेना, हाँ जी निकाल लें। अभी फिर बताता हूँ मैं, आप फिर कहाँ फंसेंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा फिर उस दिन तक कर लेता हूँ, पहले नहीं करते। तो फिर फिलहाल तो सीखने के टाइम में चल रहे हैं ना यार, तो फिलहाल जो करवा रहा हूँ वो करो। जी याद है एक्स्ट्रा क्लास में मेरी है, आप लोगों की नहीं मेरी। यार डस्टर क्यों छुपा लिया यार तुमने, मुल्तान वाले हैं? डस्टर से जूतियां साफ करता है। अच्छा जी, अब स्टेप वन वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ, डन। स्टेप 2 we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। ये निकाल लिया हमने 23। बहुत मसला चल रहा है एंड पे मुझे लगता है ना, जरा मिलो ना क्लास के बाद मुझे तो। जी कितना जी 23, डेबिट और क्रेडिट। वर्किंग उधर ही लिख दो चलो। ये किस दिन है जी 30 जून 2012। वर्किंग नंबर 1। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। कितना है कैश 45,000। तो कैश एसिड बिके तो कैश आता है, कैश आया तो कैश डेबिट, शायद आज गेन आ जाए। और डिस्पोजल क्रेडिट 40 और गेन है। हसरत उन गुंचों पे, हसरत उन गुंचों पे कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बोलो 12। अच्छा PNL एक ही शेर था ना, एक ही शेर सुनाया मैंने, 2 शेर थे ना आधे आधे। मतलब बड़े बेजौक लोग हो। एडा जौक वाला मैं भी कोई नहीं है, लेकिन चलो ताड़े जिन्ना बेजौक नहीं है जी। तो डिस्पोजल इज ओवर, समझ आती है बात की। तो पहली चेंज क्या देखी हमने कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल जो है वो अब उस तरह से नहीं निकलेगी शॉर्टकट से, बल्कि डिटेल्ड वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। ये पहला फर्क, ठीक है। अब रह क्या गया सवाल में, बस डेप्रिसिएशन में बस है। ये तो हम लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं। तो वर्किंग 1 टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेफ्ट हैंड थोड़ा दर्द कर रहा है वरना हो जाता है जी। फॉर द ईयर एंडेड, वो लिखने की जरूरत नहीं, एक ही साल है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या होता है जी, ऑन
ओपनिंग, एक्सक्लूडिंग, ये कोई नई चीज नहीं है, ये ऐसे ही लिखते आ रहे हैं हम, ऐसे ही है। एंड वालों को नजर नहीं आना यार, एंड वालों अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, पास भी करे। देखो मुझे तुम लोगों को कितना ख्याल होता है, तुम लोगों को मेरा ख्याल ही नहीं है, एंड पे बैठ के बोलते रहते हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि बोलते रहते हो, है ना? तुम्हें कह रहा हूँ जो बोल रहा। ऑन ओपनिंग, एक्सक्लूडिंग, डिस्पोजल, सल। अच्छा, अब फॉर्मूला हमने लिखा था स्ट्रेट लाइन मेथड में, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स इनटू रेट। अब अगर मेथड देखो ना, वो तेज तैयार है, तेज पत्ती डली हुई है, तो थोड़ा सा मिक्सचर कर सकते हैं ना, यहां से सुकून से इस मेथड के अंदर समझ आ जाती है। ठीक है, ओपनिंग कॉस्ट की स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू चाहिए, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग, हाँ लाइक में से लाइक माइनस करना है। अगर बुक वैल्यू सब एसेट्स की यहां रखो तो जो डिस्पोजल है उसकी भी बुक वैल्यू ही यहां से माइनस करना, और सब एसेट्स की ओपनिंग बुक वैल्यू रखो तो डिस्पोजल की भी ओपनिंग बुक वैल्यू ही माइनस करना। यही उसूल की बात है ना। ठीक है, तो ओपनिंग कॉस्ट की बजाय ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आएगी, ये चेंज आया, ये तो पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, लेकिन अब डिस्पोजल में भी यहां पर बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल आएगी, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं। गॉट इट? सही है। अब बुक वैल्यू का आपको पता है, बुक वैल्यू निकला करती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स चाहिए और ओपनिंग डेट पे चाहिए, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट्स माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो मुझे लिखने दो जैसे मैं लिख रहा था पहले ही, पहले की तरह लिखने दो। 900 माइनस 200, ये क्या आ गया जी हमारे पास? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। इसमें क्या माइनस करना है जी? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स। ठीक है, तो माइनस किया ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, तो वो अब कहां से मिलेगी हमें? वर्किंग से मिलेगी, और ये वर्किंग पे पड़ी हुई है। बुक वैल्यू बेटा वो कॉस्ट है, बुक वैल्यू ये पड़ी है 57 माइनस कर देंगे, 57 माइनस कर देंगे, 57 माइनस नहीं करेंगे। नोट करने वाली बलाएं जो बस नोट किए जा रही हैं, उन्होंने सोचा ही नहीं। ओपनिंग बुक वैल्यू 57 नहीं है, 57 तो डेट ऑफ सेल की बुक वैल्यू है, ओपनिंग डेट की बुक वैल्यू तो ऐसे नहीं, मैंने ये लाल रंग से डेट लिखी थी यहां पर, इसीलिए निशानी अकल वालों के लिए दी थी कि अकल वाले समझ जाएं इसको। खैर 90% बच्चे ये गलती करते हैं शुरू में, पहली दफ़ा जब भी ये काम करते हैं, बुक वैल्यू ये उठा लेते हैं, बुक वैल्यू। हालांकि ओपनिंग बुक वैल्यू जो एसेट्स की सारे एसेट्स की जो ओपनिंग बुक वैल्यू है, जिनके अंदर इसकी भी ओपनिंग बुक वैल्यू होनी है, वो 1 जनवरी वाली फिगर है, और माइनस उसमें से करने लग जाते हैं 30 जून वाली फिगर। ये तो बात ही गलत हो जाएगी। और ठीक है ना, तो इसलिए टिप है ये कि जब भी डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस से हो और आप ये वाली वर्किंग कर रहे हो, तो जब आप डिस्पोजल वाले अपने रेलेवेंट साल में पहुंचे तो आपने पिछले साल की क्लोजिंग बुक वैल्यू के साथ अपने साल की ओपनिंग डेट डाल लेनी है, ताकि आपसे ये गलती ना हो, ये मुगालता आपको ना लगे। ठीक है अब जब ये डेट आप लिख देंगे ना जी, तो फिर आपसे ये गलती नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है 1 जनवरी 12 ओपनिंग है, तो ओपनिंग आपने उठाए, बुक वैल्यू निकाल ली ऑल एसेट्स की, तो जब डिस्पोजल की वर्किंग में आएंगे, तो चूंकि आपने ये टिप मानी हुई थी उस्ताद की, ये फिगर लिखी, ये डेट लिखी हुई थी, तो आपसे गलती नहीं हुई। आपने 60 को नहीं उठा, 57 को नहीं उठाया, बल्कि आपने किसको उठा लिया? 60 को उठा लिया, और ये बिल्कुल सही फिगर थी। ठीक है जी, लेकिन इसके साथ आप यूं लिख देंगे छोटा सा, वर्किंग नंबर 2, रेफर तो करेंगे ना, 1 सॉरी। तो ये बच्चों वो दिन है जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि वर्किंग नंबर 1 हम उसको बना लेंगे, वरना पहले दिन तो मैंने ये वर्किंग की थी, याद है? क्योंकि लॉजिकली बात समझ तभी आती थी ना, लॉजिकली बात समझ, यहाँ से जी डेप्रिसिएशन इधर पहुंची, फिर इधर से निकली। ठीक है, लेकिन फिर मैंने आपको कहा था बच्चों ये वर्किंग 1 किया करेंगे। उसकी वजह ये है कि रिड्यूसिंग बैलेंस में जाकर इस वर्किंग ने इधर यूज होना है। आप देख लें, हो गई यूज। अगर हम ये वर्किंग पहले ना करते
और पहले हम डेप्रिसिएशन निकालने आते, तो जैसे हम ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से माइनस करना चाहते ओपनिंग बुक वैल्यू डिस्पोजल, तो इस वर्किंग को यहीं रोक कर आना ही इधर पड़ना था। तो फिर काम ही उस तरतीब पर रख लिया जिसमें कोई चीज़ जो बाद में इस चीज़ में इस्तेमाल होनी है उसको आपने कर ही पहले लिया, ठीक है ना। इससे फिर आपको अब कोई मसला नहीं हुआ, आपकी तरतीब ही वही बनी हुई है कि वर्किंग वन ये होगी, उसके बाद फिर ऐसे ही काम चलता जा रहा है, ठीक है। ओके, तो फिर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल 60 माइनस हो गई, तो बोलो अब जो बाकी एसेट्स बचे हैं उनकी बुक वैल्यू आ जाएगी। वो सारा साल हमारे पास रहे हैं और रेट है 10%, तो आंसर है 64। फिर वही मामूल की कार्रवाई है जी, ऑन एडिशंस, और एडिशंस एक ही एडिशन है, चलो 90 इंटू, अब इस पर तो पहले साल में रेट कॉस्ट भी लगेगा, ठीक है, लेकिन पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ। अगस्त में 1 अगस्त को आया है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5/12 जी 3.75 ले 3.75। हाँ, मैंने कहीं पे यूज़ किया पॉइंट, आज मैं पॉइंट्स के बगैर खेल रहा हूँ जी, ठीक है। हाँ, मेरी मर्जी है, मैं सोल्यूशन किताब में पढ़ा हो तो फिर मेरी चलो मजबूरी है, या आपसे पहले करवा बैठा हूँ फिर मेरी मजबूरी है कि सबको लेकर चलना है। अभी तो पहली बार सवाल हो रहा है, तो फिर आप मेरी मर्जी। अच्छा जी, अब रह क्या गया जी, तो ऑन डिस्पोजल। अपा ये जो आपको नजर आ रहा है डिस्पोजल, ये डिस्पोजल का पहला साल है, डिस्पोजल का तो सब्सिक्वेंट कोई ईयर है ना, तीसरा चौथा कहीं पे, ठीक है। तो फिर इसकी कॉस्ट 80 जो है उस पर रेट नहीं लगना, किस पे लगना है, ओपनिंग बुक वैल्यू पर। यही वाली फिगर दरअसल यही वाली फिगर है जो यहां से हमने निकाल कर इसको कहना है चलो आ जाओ इधर, आओ तुम्हारे जिन निकालें, और यहां पे आके उसके जिन निकालेंगे। जैसे आई का आप कहता है आओ तोड़े जिन कड्डा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लेंगे, 60 इंटू, और जितना अरसा ये इस्तेमाल हुआ, कितना अरसा, 6 महीने बेटा, 6 महीने इस्तेमाल हुआ, तो इंटू 6/12, आंसर इज 3। ये 3 तो देखा देखा सा लग रहा है, ओ ये देखो और ये देखो, ये देखो और ये देखो, और खुद को कहो हम पागल थोड़े ही हैं कि काम 2 दफा करें सवाल में। कहो हम पागल थोड़े ही हैं कि हम एक काम को सवाल में 2 बार करें, इस पे भी टाइम जाया हुआ हमारा, ठीक है। इसका मतलब ये फिगर भी हमारी वर्किंग वन से मिल जाया करेगी, हम ये वर्किंग यहां पे अवॉइड कर लिया करेंगे, हम जस्ट यहां पर लिखा करेंगे, और हो सकता था, मैंने कहा और को छोड़ो, ये करो ही ना, ठीक है। आप क्या करो, इसकी जगह पर यहां पर लिखो वर्किंग नंबर 1, और ये 3 वहां से उठाकर लिख दो, एग्जामिनर वहां से जाके देख ले इस पे कितना टाइम ज़ाया हो गया, 60, 10%, फिर फ्रैक्शन देखकर लिखा, हालांकि ये काम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो 2 फिगर्स हमारी इस वर्किंग को पहले करने से इस वर्किंग में आ जाया करेंगी, एक एंड वाली बुक वैल्यू से ऊपर वाली बुक वैल्यू इधर ओपनिंग के लिए, और दूसरा इस साल वाली डेप्रिसिएशन यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, 71। तो एंट्री बन गई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 71 से वर्किंग नंबर 2, 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 12, क्लोजिंग बैलेंस 910, 31 दिसंबर 12, क्लोजिंग बैलेंस जी 248। अच्छा जी, अब एक्सट्रैक्ट्स में क्या फर्क पड़ेगा, जरा सोच के बताइएगा। एक्सट्रैक्ट्स में बेटा टके का फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन आज भी डेप्रिसिएशन ही कहलाएगी, आज भी प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस ही शो होगी, एसेट आज भी एसेट ही है, उसका क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से नेट होकर बैलेंस शीट में आएगा, कुछ भी नहीं बदला सिर्फ क्या है, बदला सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन का मेथड है, ना तो एंट्री हमने बदली, ना कुछ स्टेप्स, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सिर्फ ये चीज़ चेंज हुई है, ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर बुक वैल्यू पर कैलकुलेट हो रही है, ओपनिंग की डेप्शन कैलकुलेटर, उसकी एंट्री तो सेम है। ये एंट्री बदलेगी तो एसेट की शक्ल बदल जाएगी, एसेट अकाउंट की शक्ल बदलनी है तो ये एंट्री का तरीका ये एंट्री बदलोगे तो फिर शक्ल एसेट की बदलेगी, एसेट अकाउंट की, ठीक है। अगर आप डेप्शन की एंट्री एसेट अकाउंट में करोगे तो उसकी शक्ल बदल जाएगी, ये अकाउंट का वजूद नहीं रहेगा
और ये अकाउंट बुक वैल्यू शो करेगा। ये किसी दिन करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक में, मंगल को, होपफुली मंगल या मे बी बुध। ठीक है, ये था जी रिड्यूसिंग बैलेंस का डिस्पोजल। था ना मुश्किल? शर्म करो यस कहने वालों, शर्म करो, इसमें क्या मुश्किल था? चलो फिर देखते हैं अब आप लोग क्या करते हैं। इतना आसान नहीं, एक्सचेंज नहीं, अभी नहीं, एक बार इसका तो जूस निकाल लें, मुझे तसल्ली होगी तो बेटा। फिर ये देखें ना, अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको अगर मैं कहूँ कि ये 4 मार्क्स का है तो इंटू 1.8 करें, कितना टाइम बनता है? मैंने 3 मार्क्स का करना है, जल्दी बताओ। 7.2 है। अच्छा चलें, मार्क्स तो इसके 4 से भी ज़्यादा बनते हैं, चलो 5 मार्क्स हैं, लेकिन आपका टाइम आज रिवाइज्ड है। आज आपको ये 5 मार्क्स, इतना आसान सवाल है, इतना अच्छा आपको माशाल्लाह समझ आ गया, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से ही होता है, ठीक है ना। तो आपने कहा कि नहीं सर 1.8 छोड़ें, आज हम 1 into 1 करेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। सांस रोक के करो, जल्दी करो, खत्म करो, शाबाश शाबाश। आज मैं देखूंगा कोई भी फूल बूटे ना बना रहा हो, हर बच्चा ऐसे फटाफट ऐसे 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 लाइनें लगा रहा हो। और भाई ने कहा पार्ट 2 शुरू करना है, ठीक है करें।